नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो डॉक्टर टॉक में। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन्हीं में से एक बीमारी आंखों की है, जिसका सही समय पर अगर इलाज ना किया जाए तो आगे बहुत परेशानी हो सकती है। हालांकि शुरुआती चरण में इस बीमारी के लक्षणों को नोटिस करना थोड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि वह ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। मेडिकल टर्म में इसे ग्लूकोमा कहा जाता है। ग्लूकोमा आंखों की बीमारी है जो कि धीरे धीरे दृष्टि खोने का कारण बनती है। दुनिया भर में करीब 50 मिलियन से ज्यादा लोग ग्लूकोमा से प्रभावित हैं। ग्लूकोमा को साइलेंट ब्लाइंडर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआती चरणों में ध्यान देने योग्य ही नहीं होते हैं। आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोमा पर अपने पैनलिस्ट से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्ष कुमार, लीडिंग ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर ऑफ ग्लूकोमा सर्विसेज एट सेंटर फॉर साइट, न्यू दिल्ली, ऑल्सो एक्स एडिशनल प्रोफेसर आरपी सेंटर, एम्स, दिल्ली, एक्स प्रेसिडेंट ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया। डॉक्टर हर्ष को 2015 में भारत सरकार द्वारा द 4th हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सुनीता दुबे, मेडिकल डायरेक्टर Glaucoma Services and Quality Assurance, Dr. Shroff Charity Eye Hospital, also fellowship from Wills Eye Institute, US, pioneer in minimally invasive glaucoma surgeries in India. Dr. Neha Midha, founder and director Avantika Eye Care and Glaucoma Services, North Delhi. इन्होंने स्विट्जरलैंड से मिनिमली इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी में अपनी फेलोशिप की है। डॉक्टर शिखा गुप्ता, एडिशनल प्रोफेसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेस, एम्स। डॉक्टर शिखा अमेरिकन ग्लूकोमा सोसाइटी से सम्मानित भी हैं। आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले डॉक्टर हर्ष, मेरा सवाल आप ही से रहेगा। चूंकि हम ग्लूकोमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो आखिर ग्लूकोमा क्या है? काला मोतिया एक बहुत ही भयंकर बीमारी है और जब तक इसके बारे में पता लगता है तब तक काफ़ी रोशनी जा चुकी होती है। और ये इंडिया की बात नहीं है, इवन विदेश में, अमेरिका में भी स्टैटिस्टिक्स वही हैं भाई कि 90% लोगों को जब तक पता लगता है कि उनको काला मोतिया है, 50% नज़र उनकी जा चुकी होती है। तो इतनी भयंकर ये चीज़ है। तो क्या होता है काला मोतिया, जिसको हम कांच बिंद, ग्लूकोमा, कई नामों से डालते हैं। तो अगर हम आई का ये मॉडल देखें तो आप देखिए, ये आगे हमारा कॉर्निया है, ये लेंस है, और यहाँ से एक आँख में एक तरल पदार्थ बनता है जो पूरी आँख को जाता है और वहाँ पे उसको खुराक देता है। कभी कभी क्या होता है कि ये छेद जिससे ये तरल पदार्थ बाहर जाता है, ये छेद बंद हो जाते हैं। तो ये इसके कई कारण हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। पर जैसे ही ये छेद बंद होने लगते हैं तो यहाँ पे पानी जमा होने लगता है। जब ये पानी जमा होने लगता है तो पीछे ऑप्टिक नर्व पे ये प्रेशर डालता है जो नस दिमाग से हमारी आँख को जोड़ती है। और जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे नज़र जाने लगती है। और वैसे तो भगवान ने बहुत अच्छा किया 2 आंखें देके, पर भाई इसमें सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि वो एक आंख कवर कर लेती है और आदमी को पता ही नहीं लगता कि दूसरी आंख के आधी नज़र चली गई है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कभी कभी आप ऐसे थोड़ा मजाक में ही देख लीजिए, पता तो लग जाएगी भाई दोनों आंखों से आप बराबर देख रहे हैं कि नहीं। निश्चित रूप से, और दोनों आंखों से बराबर दिखना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक आंख पे भी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो मुझे लगता है कि इसके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। इस पर मैं लौटूंगी। डॉक्टर नेहा, सवाल खड़ा हो रहा है कि ग्लूकोमा कितना कॉमन है, कितना आम है, और क्या ग्लूकोमा दोनों ही आंखों को प्रभावित करता है, जैसा कि डॉक्टर हर्ष भी अभी जिक्र कर रहे थे? देखिए, अगर हम बात करें, ज्यादातर जो ग्लूकोमा है वो 40 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों में देखने को मिलता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो हर 100 व्यक्ति में से जो 40 के ऊपर है, 3 से 4 इंसान को ग्लूकोमा है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है कि 40 साल से ऊपर है और हर 100 में से 4 इंसान को है। तो हमें इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंटली भारत में लगभग 1.25 करोड़ लोग ग्लूकोमा से पीड़ित हैं, और अगर हम ग्लोबली बात करें तो लगभग 7 करोड़ लोग ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। जहां तक बात है दोनों आंखों की, ज्यादातर टाइप का ग्लूकोमा जो प्राइमरी ग्लूकोमा हम बोलते हैं, जो उम्र के साथ आता है, वो दोनों आंखों को इफेक्ट करता है।
हाँ, ये हो सकता है कि जब आपको बीमारी के बारे में पता चले तो एक आंख जो है उसमें बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और दूसरी में अभी शुरुआत है, पर कहीं ना कहीं समय के साथ ही दोनों आंखों को इन्वॉल्व कर लेता है। बिल्कुल, और ऐसे में जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस हो सके उतना बेहतर होता होगा। मैं लौटूंगी, डॉक्टर शिखा लगातार हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शिखा, चूंकि ग्लोकोमा के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो क्या ग्लोकोमा किसी एक टाइप का ही होता है या फिर उसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, और अगर होते हैं तो कितने टाइप्स होते हैं ग्लोकोमा के? ये बहुत ही सही सवाल है। ग्लोकोमा की जो हम उम्र के साथ देखे जाते हैं ग्लोकोमा, उसमें दो तरह के मेन ग्लोकोमा होते हैं। एक तो होता है खुला एंगल वाला, जो हमने देखा तरल पदार्थ जो हमारी आँखों को हमारे न्यूट्रिशन देता है, हमारी आँखों में जो वाइब्रेंट सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वो पैदा होता ही है और उसका ड्रेन करने का भी, निकलने का भी एक रास्ता होना चाहिए। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा में हमारी जो नीचे की हमारी नसें हैं उसमें ब्लॉकेज आ रही है विद टाइम। जैसे हमें बीपी की शिकायत हो जाती है, तो जिन पेशेंट्स में बीपी ज़्यादा है, उम्र के साथ थोड़े मोटापे से ज़्यादा पीड़ित हैं, उनमें इस तरह का प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा हो सकता है। दूसरा तरह का होता है कि एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, जिसके अंदर रास्ता ही ब्लॉक हो रहा है उस तरल पदार्थ या एक्वस ह्यूमर के आंखों के बाहर निकलने का, ड्रेनेज रुक गई है। अब आप देखिए एक वॉश बेसिन है, उसमें अगर झिल्ली पड़ जाए निकलने का रास्ता तो वो क्लॉग हो जाता है, उसमें गंदगी जमा होने लग जाती है, तो वही तरल पदार्थ अब हमारे लिए टॉक्सिन का रूप ले लेता है, तो उसको निकलने का रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि ओपन एंगल ग्लोकोमा जो है वो थोड़ा सिम्टम्स कम होते हैं उसके, और एंगल क्लोजर थोड़ा जल्दी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एकदम से प्रेशर बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ जाता है आँखों का। इसके अतिरिक्त भी अलग तरह के ग्लोकोमा हो सकते हैं जिनको हम सेकेंडरी ग्लोकोमास कहते हैं, जैसे कि किसी को चोट लग गई है या किसी ने स्टेरॉइड्स का सेवन किया है उस आँखों में या बॉडी में किसी रूप से स्टेरॉइड्स लिया है, या बचपन से भी कई बार पैदाइशी ग्लोकोमा हो सकते हैं कि पैदा होते ही उसको दोनों आँखों में बुल्स आई डिजीज इसको बोलते हैं कि आंखें बड़ी बड़ी के साथ पैदा हुए हैं। कभी एलर्जी की वजह से भी कई पेशेंट्स को उसमें ड्रॉप्स डालने की वजह से ग्लोकोमा हो सकता है। ये सारे सेकेंडरी ग्लोकोमास होते हैं और कोई ना कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से ग्लोकोमास होते हैं। आमतौर पर इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं ग्लोकोमा को। डॉक्टर सुनीता, अब हम बात कर रहे हैं ग्लोकोमा की, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? शुरुआती दौर में जबकि बीमारी शुरू होती है तो इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, स्पेशली जो कि ओपन एंगल टाइप ऑफ ग्लोकोमा होता है, क्योंकि इसमें जो रोशनी है वो धीरे धीरे जाती है और साइड से इसमें रोशनी सिकुड़ती है, और जब तक रोशनी सेंटर की रोशनी जब जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर जांच कराई जाए। जो दूसरे टाइप का काला मोतिया होता है जिसको कि एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं, उसमें सिम्टम्स हो सकते हैं। उसमें पेशेंट आपके पास आ सकता है, उसको आंखों में पेन है या हेडेक होता है पेन के साथ। कई बार जबकि प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है जिसको कि एंगल क्लोजर अटैक कहते हैं, जिसमें कि आँख का ड्रेनेज चैनल कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, तो प्रेशर सडनली बढ़ जाता है। उसमें पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, हेडेक होता है, और कई बार उसको वॉमिटिंग और नौशिया भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है और पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। डॉक्टर हर्ष, ग्लोकोमा के लिए अगर हम डायग्नोसिस टेस्ट की ही बात करें तो कौन कौन सी डायग्नोसिस टेस्ट हैं जो कि उपलब्ध है, और भारत विशेष तौर पे अगर हम बात करें भारत में, तो पहले भाई विजन चेक किया जाता है देखने के लिए कि भी दोनों आँखों का विजन कैसा है। उसके बाद हम अंदर ले जाते हैं एक मामूली सी मशीन पे बैठ के, जिसको बैठे कोई डर नहीं लगता आपको, और उसमें हम देखते हैं आपके अंदर की नस किस प्रकार की है, क्योंकि उससे ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई वो नॉर्मल है कि उसमें कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम आँख का प्रेशर लेते हैं। प्रेशर लेने के बाद एक हल्का सा एक दूरबीन सी लगा के उसमें देखते हैं कि क्या भाई एंगल नैरो है कि एंगल खुला हुआ है। जैसे ये लोग बता रहे थे कि भाई ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, उसका पता लगता है। उसके बाद दो और टेस्ट हैं जो बहुत ही सिंपल है। एक तो भाई वीडियो गेम की तरह है, तो उसमें सिर्फ बटन दबाने होते हैं, आपको देखना होता है, क्योंकि क्या होता है काला मोतिया में कि नज़र, जैसे इन लोगों ने पहले भी बताया कि नज़र हमारी धीरे धीरे जाती है और साइड से चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक आंख बंद कर देते हैं और देखते हैं इधर से लाइट आती है, इधर से आती है, आपको सिर्फ बटन दबा के ये देखना होता है, उससे पता लग जाता है कि आंख की जो रोशनी है उसका फैलाव कैसा है। तो अगर वो सिकुड़ गया है इसका मतलब है भाई गड़बड़ हो रही है कुछ, क्योंकि आपको जब तक पता लगेगा, जैसे आप चल रहे हो और एकदम साइड से टक्कर लग गई तो इसका मतलब है इस तरफ से दिख नहीं रहा है, पर तब तक ऑलरेडी काफ़ी देर हो जाएगी।
फिर उसके बाद हमारे पर्दे का एक फ़ोटो लेते हैं, ठीक है ना, और एक OCT करके टेस्ट होता है जिसमें नसों का ये पता लग जाता है कि भाई नस किस प्रकार से कितना डैमेज उसमें हुआ है। तो ये सारे टेस्टों में हमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जिसमें आपको कोई कष्ट हो, तो आप बिना डरे प्लीज़ आके अपने जांच करा सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि अगर फैमिली में किसी को काला मोतिया है तो आप ज़रूर अपनी जांच कराएं। बिल्कुल सिंपल है, सब मिला के ज़रूर हो सकता है कि 1 आध घंटा लगे, पर उससे कम से कम आगे के लिए आपका बचाव हो जाएगा कि भाई आगे ब्लाइंडनेस या अंधापन आने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। और डॉक्टर नेहा से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी कि अगर देर हो जाती है, सर्जरी तक बात पहुंच जाती है, तो इसके लिए ग्लोकोमा के लिए कितनी टाइप्स की सर्जरीज अवेलेबल है, उपलब्ध है डॉक्टर नेहा? जब हम एक बार ये डायग्नोसिस बना लेते हैं कि पेशेंट को काला मोतिया है, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि हम पेशेंट को लेजर से या आई ड्रॉप से ही कंट्रोल कर लें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लेजर और आई ड्रॉप से एडिक्वेट हमें कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है या हमें लगता है बीमारी की रोकथाम नहीं हो पा रही है, तब हम सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। अगेन, सर्जरी में कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और जो एक पहली सबसे इफेक्टिव सर्जरी है उसका नाम होता है ट्रेबेक्युलेक्टमी। उसमें हम आपकी ऊपर की पलक के नीचे एक छोटा सा आउटलेट बनाते हैं। एक पानी को, जो एक्सेस पानी हो रहा है आंख में, उसको ड्रेन करने का एक रास्ता बनाते हैं। वो जो रास्ता बनता है, वो जो सर्जरी होती है, आपकी पलक से ढकी हुई होती है, तो सामने वाले इंसान को कुछ ना नजर आता है और ना आपको कुछ ऐसा महसूस होता है। अगर इनकेस ये जो मेन सर्जरी है ट्रेबेक्युलेक्टमी, अगर ये भी फेल हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा एडवांस है काला मोतिया, तो उस केस में सेकेंड टाइप की सर्जरी, जिसको हम शंट या ट्यूब बोलते हैं, वो करी जाती है। उसमें हम आपकी आंख के अंदर एक ट्यूब लगाते हैं जिससे कि एक्सेस पानी ड्रेन हो सके। अगेन, बाहर से देख के ऐसा कुछ भी किसी को नहीं समझ आता, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो तीसरी टाइप की सबसे लेटेस्ट और आधुनिक तकनीक है, वो है मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी। हालांकि वो सिर्फ तब करी जा सकती है जब काला मोतिया बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, अभी शुरुआती तौर पे है, और किसी वजह से या आपको दवाइयां, जो आई ड्रॉप्स हैं, वो सूट नहीं कर रही हैं, तब हम मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से, यानी कि ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल हैं, आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम्स, जैसा डॉक्टर सुनीता ने बताया था, महसूस होते हैं तो। डॉक्टर शिखा, सिम्टम्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि जब तक ये सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहे हैं, क्या ज़रूरी है कि तभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया जाए? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब लेना चाहिए? क्या रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए, इससे एक प्रिकॉशनरी बेसिस पे? मैम, हमारे देश में ये बहुत कॉमन है कि एज वी एज 40 इयर्स एंड अबव हम पूरी बॉडी का सिस्टमिक चेकअप कराते हैं। एवरी ईयर वी अंडरगो अ बैटरी ऑफ टेस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रूटीन चेकअप में इसको अपनी एक आदत बनाए कि हमें हर साल आई डॉक्टर को भी विजिट करना है, अदर देन अ रेगुलर फिजिशियन। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें पहले से ही कॉशन बरतना है। सपोज हमारे घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है ग्लोकोमा की, और मैं उसका भाई या बहन हूँ, तो मुझे 10% ज़्यादा रिस्क है नॉर्मल पेशेंट से कि मुझे ग्लोकोमा हो सकता है। तो मैं जैसे ही मुझे पता चले, वैसे तो कहते 40 साल से ऊपर रिस्क है, पर हम जो जिस तरह के मरीज देखते हैं वो यंग एज में भी 20 साल से ऊपर भी हम देखते हैं, स्पेशली फैमिली हिस्ट्री के साथ, कि उनमें भी ग्लोकोमा हो सकता है। तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। अगर परिवार में माता पिता को या भाई बहन को ग्लोकोमा है तो हमें जल्दी अपॉइंटमेंट सीख करनी है। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आपको कोई ट्रॉमा हुआ है कभी भी, उस समय बिल्कुल ठीक था, बट उन पेशेंट्स में भी ग्लोकोमा होने का चांस बहुत ज़्यादा है। कैसे भी आपको फिस्ट इंजरी हुई है, स्पोर्ट्स कभी आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई है, उस केस में भी, क्योंकि अंडरलाइन डिजीज जो है साइलेंट है, आपने ही इंट्रोड्यूस किया था, तो हमें पता नहीं चलता। तो ये बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स हैं कुछ, जिनको दिखाना चाहिए और जल्दी दिखाना चाहिए। बाकी रूटीन चेकअप इज मैंडेटरी फॉर ऑल दोज मोर देन 40 ईयर्स। निश्चित रूप से। और ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्योंकि हम रिस्क की बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता, तो ग्लोकोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ग्लोकोमा जनरली एक ओल्ड एज की प्रॉब्लम है और 40 या 50 साल के बाद इसका प्रेवलेंस बढ़ जाता है। तो बढ़ती उम्र के साथ आपकी ग्लोकोमा की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फैमिली हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स को ग्लोकोमा है तो आपके चांसेस ग्लोकोमा के 10 से 20% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आप नियर साइटेड हैं या मतलब आपको मायोपिया है, हाई माइनस नंबर है, तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। अगर आपको हाई प्लस नंबर है
हाई प्लस नंबर में आँखों का जनरली ड्रेनेज चैनल, आँख अंदर से काफ़ी सकरी होती है, तो जहाँ से पानी निकलता है, ड्रेन होता है, वो रास्ता काफ़ी सकरा होता है और उसकी वजह से आँखों का प्रेशर बढ़ सकता है। तो वो पेशेंट्स भी जनरली हाई रिस्क पर रहते हैं। अगर आपको कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़, उससे आपकी आँखों का जो ब्लड सप्लाई होता है, जो कि ऑप्टिक नर्व को ब्लड सप्लाई देता है, वो अफेक्ट हो सकता है। तो इन बीमारियों की वजह से भी काला मोतिया हो सकता है। और जैसा कि डिस्कस हुआ है, स्टेरॉइड हमारे देश में, भारतवर्ष में स्टेरॉइड का सेवन बहुत ही कॉमन है। और आपने सुना होगा कि कई फेयरनेस क्रीम्स भी हैं जो कि लोग लगाते हैं फेयर होने के लिए। उन फेयरनेस क्रीम्स में भी स्टेरॉइड होता है, और क्योंकि वो लोकल एप्लीकेशन होता है आँखों के अराउंड, तो उसका एब्जॉर्प्शन की वजह से भी काला मोतिया, प्रेशर बढ़ सकता है, काला मोतिया हो सकता है। स्टेरॉइड्स किसी भी फॉर्म में अगर आप यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप के फॉर्म में या ओरल टैबलेट्स या इंजेक्शंस या इन्हेलेशन फॉर्म में, जनरली जिनको अस्थमा होता है वो इन्हेलर्स लेते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ सकता है। अगर हो जाता है ग्लोकोमा, डॉक्टर हर्ष, तो ग्लोकोमा के पेशेंट्स को किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? तो शिवांगी जी, ऐसा है कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि भारत की देन है विश्व को योग। बट हो क्या रहा है कि कई योग आसन जो है उससे इसमें बहुत हानि पहुंचती है, और कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बल्कि कई टीचर भी उसको पूरी तरह से उजागर करके उनके सामने नहीं लाते। तो एक सबसे पहली बात यही बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप योगा करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ जिसमें सांस रुकेगी, आप झुकेंगे, उसमें आँख का प्रेशर बढ़ता है। तो और स्पेशली आजकल क्या होता है, लोग सुबह, अब ये बहुत पद्धति चल गई है, कभी सुबह उठ के हमने भाई 2 लीटर पानी पी लिया, तो 2 लीटर पानी पीते ही आपकी आँख का प्रेशर जाएगा बढ़। तो नॉर्मल आदमी के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर कोई काला मोतिया का पेशेंट है तो भाई उसके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी। यदि आपको पानी पीना ही है तो भाई 1 आध गिलास पीजिए, फिर थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद एक और गिलास पी लिया, आप पीजिए चाहे जितना मर्जी, पर धीरे धीरे पीजिए। उसके बाद वो आसन जिसमें आपको झुकना पड़े, जिसमें आपकी सांस रुके, स्पेशली शीर्ष आसन और कई तरह के प्राणायाम, स्पेशली कपालभाति को ना करना ही बेहतर है। तो योग में सबसे बेहतर चीज़ जो हमारे लिए है कि हमको मेडिटेशन या ध्यान लगाने से इमीडिएटली ब्लड प्रेशर भी नीचे आता है और आँख का प्रेशर भी नीचे आता है। तो यदि आप इसमें अपना वो सुचारू रूप से ये करें, 10-15 मिनट सुबह और शाम अगर मेडिटेशन या ध्यान लगाना सीख लें, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। उसके बाद भागना, सो रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सब चीज़ों से प्रेशर डाउन आता है। पर कई लोग वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, तो भाई वो उसको अवॉइड करिए, क्योंकि वेट लिफ्ट करने से ही इमीडिएटली आँख का प्रेशर बढ़ता है। और जहाँ तक खाने का प्रश्न है, तो उसमें कॉफ़ी थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। नट्स आर गुड फॉर ग्लोकोमा। और जैसे कि पता होगा आपको, भाई प्लीज़ टोबैको तो अवॉइड करनी ही है हर हाल में, क्योंकि नस ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है और टोबैको से नस को और डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए, और जो कुछ चीज़ें मैंने बताई जो हम लोगों को अवश्य है कि हमें नहीं करनी चाहिए। फिर कई प्रकार की दवाइयाँ भी होती हैं, तो आप प्लीज़ उसमें देख लीजिए कि भाई ये जो दवाई मैं ले रहा हूँ ये काला मोतिया के लिए हानिकारक तो है कि नहीं है, तो वो भी पता लग जाएगा आपको। तो उनको अवॉइड करना चाहिए या डॉक्टर से जाके बात करनी चाहिए। ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें डॉक्टर शिखा, तो ग्लोकोमा पेशेंट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं, और आम तौर पे कितना आसान है इन ट्रीटमेंट्स को एक्चुअली पाना भी? तो ये आप समझ सकते हैं कि ट्रीटमेंट ग्लोकोमा की हमारे पास बहुत सारी दवाइयों की रेंज है, लगभग 5 से 6 मेडिसिन हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है, कारगर हैं ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट में। तो घबराना नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सीख करनी है। और अगर आपको क्लोज एंगल वाला ग्लोकोमा है तो लगभग
2/3 पेशेंट्स में 66% पेशेंट्स के करीब में लेज़र से रास्ता खुल जाता है और आगे दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम देखें एज रिलेटेड जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा जिसकी हम बात कर रहे थे, तो लगभग 90% पेशेंट्स ऐसे हैं जो दवाई जिनको इफेक्टिव रहेगी, आगे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दवाई ज़रूर डालनी है, पर डालनी कैसे है ये अपने डॉक्टर से अवश्य समझिए। कई बार हम दवाई आँख में ना डाल के बाहर निकल जाती है। दवाइयों में भी अगर आप ऑलरेडी ग्लोकोमा के मरीज हैं और दवाई डाल रहे हैं, उससे आपको दिक्कत आ रही है, रेडनेस है या कुछ परेशानी है, खुजली है, एलर्जी हो रही है, उसकी भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं कि हम वो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं उसके अलावा जो ड्रॉप्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, दवाई का सब्स्टिट्यूट चेंज कर सकते हैं, दवाई की मॉलिक्यूल चेंज कर सकते हैं। तो हर चीज़ का सल्यूशन है, पर दवाई छोड़नी नहीं है, कंप्लायंस अपनी बनाए रखनी है, डॉक्टर से समय समय पर टेस्ट करवाते रहना है, तो इसका इलाज संभव है। नज़र वहीं पर बचाना, जितना आपका नज़र रह गया है उसको वहीं पे रोकना बिल्कुल पॉसिबल है। डॉक्टर सुनीता, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, चूंकि हमारे दर्शक ये पूरा शो देख रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को कोई सलाह या संदेश देना चाहें? सलाह तो यही है कि क्योंकि ग्लोकोमा एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ है और ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। एक बार अगर हो गई तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर के साथ टीम बना के इसको प्रोएक्टिवली इसका मैनेजमेंट करें। आप फॉलो अप, जो कि हम कहते हैं जनरली आजकल की बिजी लाइफ में पेशेंट डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, इवन अगर उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें ये सीरियस बीमारी है तो भी वो इग्नोर करते रहते हैं। तो अपनी हेल्थ को, अपनी आई को कभी इग्नोर ना करें। डॉक्टर की सलाह फॉलो अप बहुत ही रेगुलरली करें। कंप्लायंस विद द ड्रॉप, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में कि लोग थोड़े दिन डालते हैं दवाई फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर को भी चाहिए कि पेशेंट को समझाएं कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और दवाइयाँ बंद ना करें, तुरंत जाके अपने डॉक्टर से दवाई चेंज करा सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस ऑलरेडी डॉक्टर हर्ष ने बताया है कि अगर आपको ग्लोकोमा है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, योगा की कुछ एक्सरसाइजेज अवॉइड करें, पानी एक साथ ना पिएं एक इकट्ठा, क्योंकि उससे प्रेशर बढ़ सकता है। और आपकी जो सिस्टमिक बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया था डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई और बीमारी, उसको अच्छे से कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर उसका कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो ग्लोकोमा का कंट्रोल भी कई बार नहीं हो सकता। तो अपनी ओवरऑल हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाएं अपने ग्लोकोमा को कंट्रोल करने के लिए और अपनी आई हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। निश्चित रूप से, और सामान्य भाषा में अगर आप समझे तो आपके शरीर का ध्यान आप ही को रखना है, और जितना बेहतर रखेंगे उतना आप ही के लिए अच्छा होगा। ये बहुत ज़रूरी जानकारियां हैं आपने हमारे दर्शकों को दी है। मोबाइल की इस दुनिया में वाकई सबको आंखों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के इन पैनल ने बहुत ही ज़रूरी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं, जिससे वो अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। इस शो में इतना ही, धन्यवाद।